नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। हम अक्सर स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी नई नई बातें सुनते हैं, नई खोजों के बारे में। हाँ, रोज कुछ न कुछ नया आता रहता है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जो शोध या अध्ययन होते हैं, ये असल में किए कैसे जाते हैं? ये कोई मतलब अचानक होने वाली चीज तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत सधी हुई एक लॉजिकल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही कहा। किसी भी भरोसेमंद मेडिकल रिसर्च की जान उसकी अच्छी तरह सोची समझी बनावट, उसकी मेथोडोलॉजी में होती है। अच्छा। अगर बिना किसी ठोस प्लान के कोई रिसर्च की जाए तो उसके नतीजों पर सवाल उठना तो लाजमी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिना नींव के मकान बनाना। हाँ, ये बात तो सही है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई प्रयोग या शोध परियोजना उसे डिजाइन कैसे करते हैं। हाँ, उसके अलग अलग चरण क्या हैं, कौन सी बातें अहम हैं, और ये जानकारी मेरे ख्याल से उन सबके लिए बहुत काम की है जो रिसर्च कर रहे हैं या इस फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं। हाँ, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या जो फील्ड में काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, सबके लिए। बिल्कुल। और देखिए, ये जो हमारी बातचीत है ना, ये बायोस्टैटिस्टिक्स मतलब जैव सांख्यिकी, उसके कुछ पार्टों पर आधारित है। अच्छा। जिनका मेन फोकस ही यही है कि रिसर्च की रूपरेखा, उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। तो आज हमारा मकसद है उन जरूरी कदमों को समझना जिनसे किसी भी प्रस्तावित शोध के उद्देश्य, उसके दायरे, लक्ष्य, परिकल्पना, हाँ, तरीके, नतीजे और यहाँ तक कि उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकें। एक अच्छी योजना, एक अच्छी डिजाइन ये गाइड की तरह होती है ना। एकदम। ये रिसर्चर को सही रास्ते पर बनाए रखती है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि योजना एकदम पत्थर की लकीर हो। हाँ, कभी कभी स्टडी के दौरान उसमें बदलाव भी करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। सही। लेकिन शुरुआत में ये तय करना बहुत जरूरी है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब, कितना और किस तरीके से। इसी से तो पूरी प्रक्रिया को दिशा मिलती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस सफर में सबसे पहला पड़ाव क्या होता है? शायद प्रॉब्लम को ठीक से समझना। बिल्कुल, सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम यही है। जिस समस्या का अध्ययन करना है उसे बिल्कुल साफ तौर पर डिफाइन करना। अगर हमें यही साफ नहीं होगा कि हम जानना क्या चाहते हैं तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। अस्पष्टता वो यहाँ सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे अगर कोई सिर्फ ये कहेगी क्या कोई खास दवा टाइफाइड में काम करती है, तो ये काफी नहीं है, इसे और स्पष्ट करना होगा। हाँ, बिल्कुल, ये काफी वेग है। इसे और सटीक बनाना होगा। जैसे क्या क्लोराम्फेनिकोल दवा देने के बाद टाइफाइड से होने वाली मृत्यु दर में एक निश्चित अवधि में कमी आई है। अच्छा, स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, या फिर क्या इंजेक्शन से दिया जाने वाला आयरन मुंह से लिए जाने वाले आयरन की तुलना में एनीमिया के मरीजों में हीमोग्लोबिन का स्तर ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। समझ गया। समस्या जितनी स्पष्ट होगी, रिसर्च उतना ही फोकस्ड होगा। समझ गया। तो समस्या स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद क्या आता है? उद्देश्य तय करना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, प्रॉब्लम की परिभाषा के बाद अगला कदम है अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्य तय करना। हमें ये साफ करना होगा कि हम इस शोध से हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या हमारा मकसद सिर्फ समस्या की प्रकृति को समझना है, या हम उसका कोई समाधान भी खोजना चाहते हैं, या किसी चीज की तुलना करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें पता है कि किसी इलाके में मलेरिया बढ़ रहा है, तो हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य हो सकता है ये जांचना कि मौजूदा नियंत्रण के उपाय क्यों फेल हो रहे हैं, है ना, और उनमें क्या बदलाव करने की जरूरत है। सही। या फिर अगर हम दो अलग अलग ऑपरेशन तकनीकों की तुलना कर रहे हैं तो उद्देश्य ये तय करना हो सकता है कि मरीजों के लिए कौन सी तकनीक ज्यादा सेफ और इफेक्टिव है। उद्देश्य हमारे शोध को एक डायरेक्शन देते हैं, बताते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो समस्या पता है, मंजिल यानी उद्देश्य भी तय है। अब रास्ता बनाने से पहले ये देखना होगा कि पहले कौन इस रास्ते पर चल चुका है, मतलब लिटरेचर रिव्यू। बिल्कुल, ये एक बेहद जरूरी कदम है। जिस टॉपिक पर हम काम करने जा रहे हैं उस पर पहले से मौजूद ज्ञान, मतलब पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, किताबें, रिपोर्ट्स, उनकी गहराई से समीक्षा करनी होती है। हमें देखना होता है कि इस विषय पर पहले क्या काम हो चुका है। इसका फायदा क्या है? क्या हम बस दूसरों के काम को दोहराने से बचना चाहते हैं या कुछ और भी है? वो तो है ही डुप्लीकेशन से बचना।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलता है कि मौजूदा ज्ञान में गैप्स कहाँ हैं। अच्छा। कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। हो सकता है हम किसी पुराने शोध के नतीजों की पुष्टि करना चाहें या उन्हें चैलेंज करना चाहें, या फिर उस काम को और आगे बढ़ाना चाहें। ये हमें अपने शोध को सही कॉन्टेक्स्ट में रखने में मदद करता है। कोई उदाहरण? जैसे हमें पता है कि पेनिसिलिन एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू से ही ये बात सामने आई कि इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिन पर और रिसर्च की जरूरत पड़ी है ना। हाँ, सही बात है, समझ गया। तो समस्या, उद्देश्य और मौजूदा ज्ञान की समझ के बाद अब बारी आती है एक अनुमान लगाने की, जिसे आपने कहा था परिकल्पना या हाइपोथेसिस। सही। हाइपोथेसिस एक तरह का, आप कह सकते हैं, एजुकेटेड गेस है, एक दावा है जिसे हम अपने शोध के जरिए परखना चाहते हैं। ये आमतौर पर प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स और लिटरेचर रिव्यू के आधार पर बनाई जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जैसे हम ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि इंजेक्शन वाला आयरन मुंह वाले आयरन से ज्यादा प्रभावी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। या हाई ब्लड प्रेशर और व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बीच कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये भी नेगेटिव है। इसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा। या एक और उदाहरण लें, हैजा का टीका हैजा की रोकथाम में प्रभावी नहीं है। ध्यान दें कि ये सारी हाइपोथेसिस टेस्टेबल है। हाँ, मतलब जांचा जा सकता है इनको। एग्जैक्टली। हम अपने शोध से डेटा इकट्ठा करके ये जांच सकते हैं कि हमारा अनुमान सही था या गलत। एक अच्छी हाइपोथेसिस शोध को फोकस्ड रखने में बहुत मदद करती है। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट सवाल है, समस्या, एक लक्ष्य है, उद्देश्य, विषय की बैकग्राउंड जानकारी है, लिटरेचर रिव्यू, और एक जांचने लायक अनुमान है, हाइपोथेसिस। अब लगता है असली ढांचा बनाने का समय आ गया है, यानी कार्य योजना या डिजाइन। एकदम सही। यहीं पर शोध का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसमें कई अहम चीजें तय करनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी स्टडी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। स्टडी पॉपुलेशन यानी किन लोगों पर अध्ययन कर रहे हैं? हाँ, क्या ये किसी खास शहर के लोग हैं, या किसी खास उम्र के लोग, या किसी खास बीमारी से ग्रस्त लोग हैं? किसे शामिल करना है और किसे नहीं करना, मतलब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जाहिर है, हम हर एक व्यक्ति का अध्ययन तो नहीं कर सकते, पूरी पॉपुलेशन का तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें एक नमूना, एक सैंपल चुनना पड़ता है। अब ये सैंपल चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, 2 बातें सबसे जरूरी हैं। एक तो सैंपल निष्पक्ष हो, अनबायस्ड हो, मतलब उसमें किसी तरह का झुकाव या पक्षपात ना हो। और दूसरा, वो पर्याप्त रूप से बड़ा हो, एडिक्वेटली लार्ज, ताकि वो पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व कर सके। अगर सैंपल सही नहीं चुना गया तो नतीजे भरोसेमंद नहीं होंगे, भ्रामक हो सकते हैं। ये निष्पक्षता या अनबायस्ड होने का क्या मतलब है यहाँ? क्या इसमें गड़बड़ी हो सकती है? कैसे? हाँ, कई तरह से पूर्वाग्रह मतलब बायस आ सकता है। जैसे अगर हम पुरानी जानकारी पर निर्भर हैं, रेट्रोस्पेक्टिव डेटा पर, हाँ, तो हो सकता है लोगों को ठीक से याद ना हो या वो कुछ छुपा लें। इसे रिकॉल बायस कहते हैं। अच्छा। या अगर हम लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो वही बताएं जो उन्हें लगता है कि हम सुनना चाहते हैं, सब्जेक्टिव बायस। या अगर हमने सैंपल चुनने में कोई रैंडम तरीका नहीं अपनाया, नॉन रैंडम सैंपलिंग की, तो वो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व शायद ना करे। और सैंपल साइज, वो कितना बड़ा होना चाहिए? सैंपल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि हम उससे भरोसेमंद निष्कर्ष निकाल सकें, लेकिन साथ ही हमें अपने पास मौजूद संसाधन भी देखने होते हैं, समय, पैसा, लोग। हाँ, ये भी है। अगर पिछली स्टडीज से हमें पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स पता हैं, तो सैंपल साइज निकालने के तरीके हैं। नहीं तो कई बार एक छोटा पायलट अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। सैंपल तय होने के बाद हमें ये भी चुनना होता है कि हम अध्ययन करेंगे कैसे, मतलब स्टडी का टाइप या डिजाइन क्या होगा। आपने कई तरह के डिजाइन का जिक्र किया था स्रोत सामग्री में, कुछ मुख्य प्रकार बता सकती हैं? हाँ, देखिए, मोटे तौर पर स्टडीज को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल मतलब जिसमें हम सिर्फ देखते हैं। हाँ, जिसमें हम चीजों को जैसी हैं वैसी ही देखते और रिकॉर्ड करते हैं, बिना कोई दखल दिए।
और दूसरी होती है इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल। जहाँ रिसर्चर कुछ इंटरवेंशन करता है, जैसे कोई नई दवा देना या कोई नई प्रक्रिया अपनाना, और फिर उसके असर को देखता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में कौन कौन सी आती हैं? इसमें कई तरह की हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये किसी एक समय पर, एक पॉइंट इन टाइम पर आबादी के एक हिस्से में किसी बीमारी या स्थिति की व्यापकता, मतलब प्रेवलेंस को देखता है। जैसे मान लें कि आज दिल्ली में कितने लोगों को डायबिटीज है, ये क्रॉस सेक्शनल हुआ? हाँ बिल्कुल, ये एक स्नैपशॉट की तरह है। फिर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल मतलब समय के साथ देखना। हाँ, जो समय के साथ लोगों के ग्रुप को फॉलो करती हैं। ये प्रोस्पेक्टिव हो सकती हैं, यानी आज से शुरू करके भविष्य में देखना, या रेट्रोस्पेक्टिव यानी अतीत में जाकर जानकारी इकट्ठा करना, जैसे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखना। प्रोस्पेक्टिव स्टडीज ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं, लेकिन उनमें टाइम और पैसा ज्यादा लगता है। सही। और ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, इनमें तो कंट्रोल ग्रुप का होना बहुत जरूरी होता है ना, तुलना करने के लिए। हाँ बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, खासकर दवा या उपचार के ट्रायल्स में, कंट्रोल ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? ये वो ग्रुप होता है जिसे या तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिलता है या कोई प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब नकली दवा। हाँ, दिखने में दवा जैसी चीज जिसमें एक्टिव दवा न हो, ताकि हम उसकी तुलना नए उपचार वाले ग्रुप से कर सकें। इसी से पता चलता है कि नया उपचार वाकई में इफेक्टिव है या नहीं। हालांकि कुछ स्थितियों में, जैसे कोई जानलेवा बीमारी हो, तो नैतिक कारणों से कंट्रोल ग्रुप को प्रभावी उपचार से वंचित रखना संभव नहीं होता। वहां फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से तुलना करते हैं। समझ गया। और ये नतीजों में सब्जेक्टिव बायस से बचने के लिए ब्लाइंडिंग का भी इस्तेमाल होता है, ये क्या है? हाँ, ब्लाइंडिंग बहुत जरूरी है। सिंगल ब्लाइंड में मरीज को नहीं पता होता कि उसे असली दवा मिल रही है या प्लेसिबो। अच्छा। और डबल ब्लाइंड में न मरीज को पता होता है, ना ही डॉक्टर या रिसर्चर को जो नतीजे देख रहा है। अरे वाह, दोनों को नहीं पता। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि नतीजों का मूल्यांकन निष्पक्ष हो, खासकर जब दर्द या मूड जैसे सब्जेक्टिव लक्षणों का आकलन करना हो, जहां मरीज की फीलिंग शामिल हो। ये तो बहुत जरूरी है निष्पक्षता के लिए। अच्छा, डिजाइन तय हो गया। अब जब आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं तो और किन बातों का ध्यान रखना होता है? जैसे मापने वाले उपकरण या मापने वाले व्यक्ति की वजह से कोई गलती ना हो जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे ऑब्जर्वर और इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। जो लोग माप ले रहे हैं, जैसे वजन, ब्लड प्रेशर, हाइट, उन्हें ठीक से ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे सब एक ही तरीके से माप लें, कंसिस्टेंसी हो। सही। और जो उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, वेइंग मशीन, बीपी मशीन, थर्मोमीटर, उन्हें भी नियमित रूप से जांचना, मतलब कैलिब्रेट करना चाहिए कि वे सही माप दे रहे हैं या नहीं। छोटी छोटी लगने वाली ये बातें नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती हैं। और आंकड़े दर्ज करने का तरीका, रिकॉर्डिंग का? हाँ बिल्कुल, आंकड़े दर्ज करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा या क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। अच्छा। प्रश्न एकदम साफ होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं। ये तय करना होता है कि प्रश्न ओपन एंडेड होंगे, मतलब जिनके जवाब व्यक्ति अपने शब्दों में दे, या क्लोज एंडेड, जिनमें दिए गए विकल्पों में से चुनना हो, जैसे हाँ नहीं या घर, अस्पताल। ठीक है। और जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे बिना पक्षपात के एक जैसे तरीके से सवाल पूछें और जवाब रिकॉर्ड करें। फ्रेंडली रहें, लेकिन लीडिंग सवाल न पूछें। समझ गया। तो ये सब मिलकर शोध का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। अब जब आंकड़े मतलब डेटा इकट्ठा हो गया तो उनका क्या किया जाता है? डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस। सही। पहले तो सारे डेटा को इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल करते हैं। फिर उसकी जांच की जाती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई एंट्री मिसिंग तो नहीं। हाँ, क्लीनिंग होती होगी डेटा की। हाँ, डेटा क्लीनिंग। फिर उसे व्यवस्थित किया जाता है, टेबल्स में डाला जाता है, टैब्यूलेशन, और जरूरत के हिसाब से ग्राफ या चार्ट बनाए जाते हैं ताकि पैटर्न दिखें। और इसके बाद आता है आंकड़ों का असली विश्लेषण, स्टैटिस्टिक्स का काम। हाँ, यहीं पर बायोस्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल करके डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण, मतलब अनबायस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। और यहीं पर एक क्वालिफाइड बायोस्टैटिस्टिशियन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद स्टैटिस्टिशियन के पास जाते हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, उन्हें तो शुरुआत से ही शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर रिसर्च की प्लानिंग ही ठीक नहीं है, सैंपल गलत चुना गया है, या डेटा सही तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया, तो बाद में कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसे ठीक नहीं कर सकता।
हाँ, ये तो है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एग्जैक्टली एक अनुभवी स्टैटिस्टिशियन शुरुआत में ही डिजाइन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, सही सैंपल साइज तय करने में मदद कर सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो एनालिसिस के लायक हो। तो स्टैटिस्टिशियन का रोल शुरू से ही बहुत क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा। विश्लेषण के बाद बारी आती है निष्कर्ष निकालने और रिपोर्ट लिखने की। हाँ, एनालिसिस के आधार पर हम निष्पक्ष निष्कर्ष निकालते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो शुरुआती हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हुई या नहीं। फिर हम अपनी सिफारिशें देते हैं, रिकमेंडेशंस, और अंत में पूरे शोध कार्य को एक व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, चाहे वो थीसिस हो, किसी साइंटिफिक जर्नल के लिए आर्टिकल हो या किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाने वाला पेपर। इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रिपोर्ट लिखने का? हाँ, आमतौर पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। इसमें टाइटल होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी पूरे शोध का एक छोटा सा सारांश, समरी जैसा। हाँ, फिर इंट्रोडक्शन जिसमें प्रॉब्लम, उद्देश्य, हाइपोथेसिस बताते हैं, लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल्स एंड मेथड्स यानी हमने क्या और कैसे किया। अच्छा। फिर रिजल्ट्स, हमारे नतीजे क्या रहे, रिजल्ट्स का एनालिसिस, डिस्कशन जिसमें हम अपने नतीजों की तुलना दूसरों के काम से करते हैं, अंतर क्यों है, स्टडी की कमियां क्या थीं, ये सब बताते हैं। काफी डिटेल में होता है ये तो। हाँ, फिर आखिर में निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, सिफारिशें, रिकमेंडेशंस, आभार, एक्नॉलेजमेंट्स, रेफरेंस लिस्ट, बिब्लियोग्राफी और जरूरत पड़ने पर अपेंडिक्स भी। इस पूरी प्रक्रिया में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? आज के जमाने में तो जरूरी होगा। अरे, आजकल कंप्यूटर तो हर चरण में बहुत मददगार है। डेटा एंट्री से लेकर मुश्किल से मुश्किल एनालिसिस करने, हाँ, रिपोर्ट तैयार करने और डेटा को सुरक्षित रखने तक। इससे समय भी बचता है और गलतियों की संभावना भी कम होती है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें तो मुख्य चरण क्या हुए, समराइज करने के लिए? मोटे तौर पर कह सकते हैं, पहला प्लानिंग, जिसमें प्रॉब्लम की परिभाषा, उद्देश्य, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस और स्टडी का डिजाइन शामिल है। ठीक है। दूसरा डेटा कलेक्शन, मतलब आंकड़े इकट्ठा करना। हाँ। तीसरा डेटा को कंपाइल करना, सॉर्ट करना और प्रेजेंट करना, राइट। टेबल्स, ग्राफ्स वगैरह। ओके। चौथा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। राइट। और पांचवा नतीजों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सिफारिशें देना और रिपोर्ट पब्लिश करना। समझ गया। प्लानिंग, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रिपोर्टिंग। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा में जैसा आपने कहा, विशेषज्ञों की मदद लेना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। जैसा हमने बार बार कहा, एक क्वालिफाइड बायोस्टैटिस्टिशियन को तो शुरुआत से ही शामिल करना चाहिए। हाँ। वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा रिसर्च के टॉपिक के आधार पर दूसरे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, जैसे अगर जानवरों पर शोध है तो वेटरिनेरियन, अगर किसी खास समुदाय पर है तो सोशियोलॉजिस्ट, या अगर साफ सफाई से जुड़ा है तो सैनिटरी एक्सपर्ट। हाँ। उनसे सलाह लेना या उन्हें टीम में शामिल करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अक्सर बेहतर होती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि चिकित्सा जगत में होने वाला कोई भी विश्वसनीय शोध वो सिर्फ किस्मत या संयोग की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही कठोर, व्यवस्थित और चरणबद्ध योजना और प्रक्रिया होती है। काफी मेहनत लगती है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया के हर कदम पर बारीकी से ध्यान देना, बायस से बचना और सही विशेषज्ञों की मदद लेना, यही भरोसेमंद और उपयोगी नतीजे सुनिश्चित करता है। अब जब श्रोता ये समझ गए हैं कि एक अच्छा मेडिकल रिसर्च स्टडी तैयार करने में कितनी सोच, विचार और मेहनत लगती है, तो उनके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं चलते चलते। अगली बार जब आप स्वास्थ्य से जुड़ी कोई खबर पढ़ें या सुनें या किसी नए अध्ययन के बारे में पता चले, तो आज की चर्चा के आधार पर आप किन पहलुओं पर ध्यान देकर उसके निष्कर्षों की विश्वसनीयता का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे?